मैं कल से एक थॉट नेपाल आने के बाद बार बार आ रहा है मैं कि खुद का ही पिंडदान कर दूं। किसी ने मुझसे पूछा क्या सच में पुनर्जन्म होता है? मैं कहता हूँ हाँ, हर रोज होता है। सी आई एम बॉर्न टू टेक संन्यास और त्याग। मैं जो कर रहा हूँ इस समय मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? मैं हिंदी में ही क्यों बोल पा रहा हूँ? मैं नेपाली में क्यों नहीं बोल पा रहा? मैं यहाँ नेपाल में पैदा क्यों नहीं हुआ? मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ? मुझे आपके सामने इस पॉडकास्ट पे कौन लेके आया? लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा पॉडकास्ट कभी मैंने नेपाल में कभी किया ही नहीं है। उस सेल्फ गिल्ट से निपट के सही ट्रैक में वो लोग कैसे आ सकते हैं? कोई भी सिचुएशन हो, हंसो, खेलो और ध्यान दो। हंसी बा, खेली बा, धरी बा ध्यान। पाकिस्तान या बांग्लादेश? इंडिया। एक चूज नेपाल। करना है आपको। मैं आज अनंत, अगर मुझे मौका मिले कि अमेरिका में रहना है या नेपाल में रहना है तो मैं नेपाल चूज करूंगा। साथीहरू नमस्कार, इम्पावर पडकास्टमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँ हामी अन्टरप्रेन्योरसिपको, लिडरसिपको र विभिन्न सक्सेसफुल स्टोरीहरू लिएर आउने गर्छौँ। र आज अद्भुत विशेष व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ, जसले करोडौँ मान्छेको जीवनमा बदलाव लिएर आएको छ। उहाँ प्रसिद्ध प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ र गिनिज वर्ल्ड बुकमा रेकर्ड पनि राखिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ आज लोकप्रिय प्रशिक्षक भूपेन्द्र सिंह राठौड। कोच बियासर सर, प्लिज वेलकम टु नेपाल। फर्स्ट थैंक यू। हजुरलाई नेपालमा स्वागत छ। नेपाल आउनु भएको छ, कस्तो महसुस भइरहेछ? मैं राम्रो छु। नेपाली सिकन्दो छु। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। यस्तै है, मैं नेपाली सीख सिक्दैछु। मैं नेपाली सीख्दैछु। अ, थोड़ा राम्रो थोड़ा महसुस भइरहेको आपकी छ। बातें सब समझ भी जाऊंगा आप नेपाली में कुछ बोलेंगे तो, लेकिन ज्यादा बोल नहीं सकता। नेपाल के सभी लोगों को, सभी दर्शकों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम। अद्भुत। अ, यति धेरै सफल हुनुहुन्छ आप, बहुत सक्सेस रहे, फिर भी हम्बल है। हम्म। हमारा निमंत्रणा स्वीकार करके हमारा स्टूडियो तक आए, इसके लिए हम सभी टीम आपके लिए आभार कृतज्ञता प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच। हाउ यू फील? आई फील ग्रेट। इससे पहले हम लीडरशिप के, बिक्री के, सेल्स के और सफलता के बात करें। मैं कोच ब्यासार के पीछे के ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करने चाहता हूँ। जी। हर एक के एक स्टोरी होता है। हम्म। आज आप सफल है, सफलता का पीछे के वो ह्यूमन बीइंग, वो स्ट्रगल, आपका जर्नी कैसा रहा? कहाँ से शुरू हुआ आपका जर्नी? आनंद भाई, जर्नी बहुत ही टफ थी। लेकिन आशीर्वाद रहा भगवान का, माता पिता का, गुरुजनों को और जितने भी लोगों ने आज तक मुझे सपोर्ट किया उनका, जिसके कारण आज यहाँ पे आए हैं। एक समय ऐसा भी था जब दिन में कई बार आत्महत्या के विचार आते थे। एक समय ऐसा भी था जब स्ट्रगल इतनी ज्यादा थी कि एक बार घर से निकल चुके थे आत्महत्या करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाएं, ट्रेन के नीचे कट के मरेंगे तो सबसे आसान मौत होगी, उसमें बचने का कोई चांस नहीं होगा। शायद जहर खा के मरने में बचने का चांस हो सकता है, छत से कूदने में उसमें भी बचने का चांस हो सकता है। तो वो समय भी था। वो समय था जब 1000-1200 रुपए महीना कमा रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करना समझ ही नहीं आता था कैसे बात करें। एंड वहां से फिर जब जर्नी शुरू हुई, बहुत स्ट्रगल भरी रही। 1200 रुपए से 3000 रुपए महीना कमाया, फिर 5000 रुपए महीने की जर्नी, फिर 10,000 रुपए महीना, फिर 15,000, फिर 18,000, फिर 21,000, 25,000, फिर लास्ट की मेरी जो जॉब थी 2010 में, वो मेरी 30,000 रुपए महीने की इंडियन रुपीज में थी। और एंडलेस रातें मैंने जाग के बिताई हैं, पढ़ते रहते थे, सीखते रहते थे, सीखने की बहुत इच्छा थी। बट मैं कहूंगा कि मैं बड़ा लकी भी रहा कि इस स्ट्रगल के साथ साथ मुझे अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते गए। हम्म, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मुझे अच्छे टीचर्स मिले, उन्होंने अंग्रेजी थोड़ा सा सिखाया और मैंने मेहनत बहुत की। उस मेहनत से मुझे इंग्लिश सीखने को मिला। 3 महीने के अंदर मैंने अंग्रेजी सीखी, सिर्फ सिर्फ 3 महीने में, और वो भी 17 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे, कभी कभी 12 घंटे बिना खाए पिए, कभी बिना सोए, बस यही करता रहता था, अंग्रेजी 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 पढ़ता रहता था। फिर जब मैं पुणे आया इंडिया में, मैं राजस्थान, अजमेर करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहां से हूँ।
राजस्थान के, लेकिन पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, मुंबई के पास पुणे। जब मैं पुणे आया तो वहां मुझे पब्लिक स्पीकिंग के एक अच्छे ट्रेनर मिले। मुझे नहीं पता था पब्लिक स्पीकिंग मेरे किस काम आएगी, मैं तो आईटी इंजीनियर था, 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। बट जब मैं पब्लिक स्पीकिंग के एक अच्छे ट्रेनर मिले, उन्होंने कहा पब्लिक स्पीकिंग यानी बात करने की कला। अगर आपने बात करने की कला सीख ली तो आप हर फील्ड में सफल हो सकते हो। चाहे वो आप व्यापार में चले जाओ, पॉलिटिक्स में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। तो वहां से एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। मैं पब्लिक स्पीकिंग के पीछे पड़ गया, दिन रात मैं पब्लिक स्पीकिंग करने लगा। फिर धीरे धीरे स्टेज मिलने लगे, फिर एक दिन हौसला आया कि सब छोड़ देते हैं, ट्रेनर बन जाते हैं। ट्रेनर बनना इतना आसान नहीं था। सब छोड़ दिया 2010 में, ट्रेनर बनने की जर्नी में निकल पड़े। जब ट्रेनर बनने की जर्नी में निकल रहे थे तो ऐसे कई उतार चढ़ाव आए, जहां कभी टीम पूरी छोड़ के गई। जैसे 2013 में मेरी पूरी टीम एक साथ छोड़ के गई थी। बहुत मुश्किल से मैंने 3 साल मेहनत करके किसी से इन्वेस्टमेंट लाके टीम खड़ी की थी, और वो पूरी टीम ने जाके दूसरा बिजनेस खोल दिया, और हमें एक दिन में करीब 22-23 लोगों ने रिजाइन कर दिया हमारी टीम से। हमारे लिए बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पार्टनर्स का पैसा लगा। दैट वाज सिमिलर बिजनेस। दैट वाज ट्रेनिंग, या ओनली इन ट्रेनिंग। मैंने और कोई बिजनेस नहीं किया है। ओके। मुझे सिर्फ ट्रेनिंग ही आता है और मुझे यही करना है। मुझे इसी में सबसे ज्यादा मजा आता है। सो जब ये सारी चीजें चल रही थी तो आई वुड से एक समय आया कि लोग छोड़ के गए। फिर समय आया जब 17-18 में पैसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन गिरते पड़ते थोड़े दुआओं से, उठते करते आज इट्स अ गुड सक्सेस। आज मजा आता है। हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल। या आपके जीवन के सबसे बड़े असफलता हम्म। जो आज भी आप रियल उसके बारे में बातचीत करते हैं, हाँ हाँ। तो और इसने आपके भीतर से सबसे पहले क्या तोड़ा था? आपका ईगो, आपका आत्मविश्वास और आपका रिश्ता, जितने भी ज्यादा असफलताएं आई, उन्होंने सब कुछ तोड़ा था। सब कुछ तोड़ा था। हाँ। हम्म। जब असफल होता है ना आदमी, तो कई बार घर वाले भी आपका साथ नहीं देते हैं। जब असफल होता है आदमी तो पैसा भी आपके पास नहीं रहता है। सारे दोस्त भी सोच लेते हैं अरे यार पैसा ना मांग ले। जब असफल हम्म। होता है आदमी तब सारे क्लाइंट्स भी सोचते हैं यार इससे क्या ट्रेनिंग लें, ये तो खुद असफल है। हम्म। जब असफल होता है तो आपकी टीम भी आपको छोड़ के जाती है। तो असफलता में सब कुछ छोड़ा, सबने तोड़ा, सबने छोड़ा, लेकिन मुझे एक चीज बहुत समझ में आ गई। उस समय मुझे लगा कि लोगों ने तोड़ा, हम्म। लेकिन हर उस असफलता ने ही मुझे बनाया। हर असफलता को मैं सीढ़ी बना लेता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि असफलता के आगे झुको मत, उसको सीढ़ी बना लो, उसे अनुभव बना लो, उसे सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाओ। हम्म। जब मेरी पूरी टीम छोड़ के गई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बिना टीम के सिर्फ स्टेज पे खड़ा होकर खुद ही सेल करना सीख गया। मैंने टीम के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दी। मैंने कहा अब टीम बेचे इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, टीम नहीं बेचे तो चलेगा मुझे, मैं अकेला ही सेल कर दूंगा, टीम सिर्फ मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट करने के लिए। हम्म। जब मैं मेरी एक सिटी के क्लाइंट्स ने मुझे डिच किया और छोड़ा, तो मैंने कहा अब मैं पूरे इंडिया में फैलूंगा। और अब आज नेपाल में आपके पास आ रहा हूँ, और दुबई जा रहा हूँ, और सिंगापुर जा रहा हूँ, और अलग अलग कंट्रीज में जाने को मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि असफलता ने तोड़ा छोड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जोड़ा जोड़ा जोड़ा। वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या था जिस मोमेंट के बाद मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता, हाँ। और आपने आपका व्यवहार में क्या चेंज ले आया उसके दूसरे दिन से? हर आदमी को ऐसा लगता है ना कि बहुत मेहनत कर लेते हैं हम, एक बार 10,000, 5,000, 15,000, 25,000 तक कमाते कमाते हमारा पूरा ताकत निकल जाता है, और फिर भी हमें एक लेवल की सफलता नहीं मिलती। हम्म। तो कभी कभी ऐसा विचार आता है कि यार शायद हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो वही मोमेंट्स होते थे जब बहुत मेहनत करते थे, बहुत इंटरव्यूज में जाते थे, लेकिन उसके बाद भी कभी सिलेक्शन नहीं होता था, कभी लोग रिजेक्ट कर देते थे, कभी भला बुरा सुनने को मिलता था, कभी खुद ही आत्मविश्वास डाउन डाउन हो जाता था। तो ऐसी सिचुएशंस में आदमी अपने आप को तोड़ने की बात करता है। उस समय मुझे भी लगता था कि अब खत्म कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जब उसी सिचुएशन से आप बाहर निकलते हो तो आपको रियलाइज होता है अरे आपको तो नई जिंदगी मिल गई। और जब आपको नई जिंदगी मिल गई तो बहुत ही जबरदस्त आगे की कहानी होती है। फिर हम्म। आपका मरने का डर खत्म हो जाता है, फिर आपका खोने का डर खत्म हो जाता है। और जब आपका खोने और मरने का डर खत्म हो गया तो फिर आप सब कुछ पा लेते हो। जब आपको पहली बार एहसास हुआ कि मैंने कर दिखाया, हम्म। मैंने हासिल कर लिया, हम्म। तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? फुलफिलमेंट का महसूस हुआ, और
एक स्ट्रेंज एम्प्टी का महसूस हुआ? सच बोलूँ तो अभी तक ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने कर दिखाया। अभी तक ये महसूस नहीं हुआ कि बहुत कुछ पा लिया, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट। आप जितना आगे चलते जाओगे उतना ही आपको समझ में आता जाएगा और क्या-क्या आपने नहीं पाया। लेकिन अब मैं एक दूसरी जर्नी में हूँ। अब मैं मुझे हर बार जब भी मैंने पाया, डेफ़िनेटली पहले छोटी-छोटी चीज़ें आती थी, घर आ गया, गाड़ी आ गई, तो बड़ी खुशी होती थी। फिर एक एक कॉम्पिटिशन सा था कि इंडिया के सबसे टॉप स्पीकर्स में आना है, तो धीरे-धीरे वहाँ पे भी पहुँच गए। लेकिन हर जगह पे ना एक एंडलेस जर्नी है। आपकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है और आप अंधाधुन किसी और से कम्पीट करने लग जाते हो। आपको लगता है अरे यार मुझसे भी बड़ा ये स्पीकर है, अभी मैं इससे कम्पीट करूँ, इससे भी आगे निकलूँ। अरे भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, क्यों कम्पीट करने में लगे हो? बन भी जाओगे कॉम्पीट करके, मेरे को आज पता है कि मैं जिससे भी कॉम्पीट करूँगा मैं जीत भी जाऊँगा शायद, क्योंकि मेरे अंदर वो फाइटर स्पिरिट है। मैंने वो देखा है, हर बार जो मैंने डिसाइड किया वो मुझे मिला है। हर बार जो मैंने डिसाइड किया, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत मानता हूँ, मुझे पता है कि जिस चीज़ पे मैंने अपना फ़ोकस डाल दिया, वो चीज़ मेरे तक आनी ही आनी है। पूरी कायनात उसे मुझसे मिलाने में जुट जाएगी। हर आदमी के साथ ऐसा ही करता है। लेकिन अब मुझे धीरे-धीरे समझ में आता है कि मैं क्यों कम्पीट कर रहा हूँ? किसके साथ कम्पीट कर रहा हूँ? मैं किसके जैसा बनना चाह रहा हूँ? मैं अपने जैसा क्यों नहीं बनना चाह रहा? तो मैं जिस भी चीज़ के लिए डिसाइड करूँगा, वो मुझे मिल जाएगी, ये मुझे पता है। मैं जिस भी आदमी से आगे निकलना चाहूँगा, उससे मैं आगे निकल जाऊँगा। ये मेरी अंदर का कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने ये करके दिखाया है पिछले 25 सालों में, हर चीज़ जो मैंने डिसाइड की मुझे मिली। तो अब लेकिन मुझे वो नहीं करना है। अब मैं सारी दौड़ से बाहर हूँ। अब मैं बीएसआर बनना चाहता हूँ। अब मैं अपने अंदर का प्योर आत्मा बनना चाहता हूँ। हाईएस्ट प्योरिटी जो मेरे अंदर की है, वो मैं दुनिया को शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी प्योरिटी का सबसे शुद्धतम रूप है प्रकृति। प्रकृति। जब मेरी प्रकृति प्रकृति के जैसी हो जाएगी, तो समझ लीजिए मेरी प्रकृति से मैं दूसरे लोगों की प्रकृति भी प्रकृति के जैसी बना दूंगा। योर नेचर शुड बी लाइक अ नेचर ऑफ नेचर्स। या। यू नो नेचर्स नेचर, नेचर का नेचर जो है, प्रकृति की जो प्रकृति है, वैसी ही आपकी प्रकृति है। आपकी शुद्धतम आत्मा की प्रकृति है। नेचर देता है, आप भी देना चाहते हो। नेचर खुल के रहता है, फ्रीडम के साथ रहता है, आप भी फ्री रहना चाहते हो। नेचर बहता रहता है, फ्लो स्टेट में रहता है, आप भी फ्लो स्टेट ही सबसे ज्यादा पसंद करते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे उतना अचीव करना है, मुझे उतना कमाना है, मुझे उसी आदमी के जैसा बनना है, मुझे उसको पछाड़ना है। उस चक्कर में हम अपनी ट्रू नेचर को छोड़ के हम कहीं और चले जाते हैं। सो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि लर्न टू कनेक्ट विद योर डीपर सोल। या। एंड मुझे लगता है कि मैंने भी ये बहुत पुराने समय से नहीं, सिर्फ लास्ट 2 साल से अपने आप से कनेक्ट करना शुरू किया है। और अब मेरा पूरा श्रद्धा रहता है हनुमान जी महाराज के अंदर। एंड मैं अपने इष्ट देव को याद करता हूँ। और मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक प्योरेस्ट इष्ट देव जो आपके सबसे प्यारे देवता हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और देवता नहीं तो कोई गुरु हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल फिगर हो सकता है, या कोई आपके माता पिता ही हो सकते हैं। पूरा समर्पण भाव से उनकी सेवा करो, पूजा करो, उनके अंदर शिद्दत रखो। आपके बिगड़े काम चुटकियों में बन जाएंगे। वहाँ पुग्ने के लिए आदमी को डेली डिसिप्लिन में रहने पड़ता है। जी। तो ऐसा कौन सा दैनिक अनुशासन, डेली डिसिप्लिन है जो आप अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं? अम, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें स्ट्रगल हम कर रहे हैं, जैसे कि हम्म। समय को मैनेज करना। राइट, हम्म। कई सारी चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग में छूट जाती है। हम्म। मैं कई बार बहुत अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, लेकिन ट्रैवल का शेड्यूल कई बार ना चाहते हुए भी, क्योंकि फ्लाइट अवेलेबिलिटी नहीं है, या। या और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, या आपने ऑलरेडी कोई असाइनमेंट ले रखा है और नेक्स्ट असाइनमेंट आपके बैक टू बैक आ रहे हैं, और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है जिनको छोड़ना मुश्किल होता है। उनके चक्कर में आपका कई बार हेल्थ पे मैं काम नहीं कर पाता हूँ अपना। सो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ पे काम करना है। और मेरे को ये रियलाइजेशन होता है कि हम पूरे जीवन सिर्फ एक ही घर में रहते हैं, वो है हमारी बॉडी। या। और उसको अगर हम जितना ज़्यादा ख्याल। रिवॉर्ड करेंगे, रिगार्ड करेंगे, उतना ज़्यादा हम अच्छा कर सकते हैं। हम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाएं, कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, अगर हमारे पास जुकाम है, बुखार है, तो हमें सब कुछ फीका लगने लगता है। तो मतलब हमारी बॉडी अगर साथ नहीं दे रही, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं है इस दुनिया का। ये मुझे रियलाइजेशन तो काफी समय से है। लेकिन फंस गए थे इतना भाग दौड़, मैंने कहा ना, सबको फॉलो करने के और सबसे आगे निकलने के चक्कर में ऐसा फंसे हुए थे
कि हेल्थ हमेशा पीछे छूट रही थी और आज भी हेल्थ पीछे छूट रही है। तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ पे काम करना है। बाकी तो नॉलेज तो एंडलेस है, जिस पे काम कर ही रहे हैं और ज़्यादा काम करना है। ओके। जब भी आपके अंदर एक सेल्फ डाउट अपीयर होता है, तो आप खुद को रीसेट करने के लिए हुँ। क्या करते हैं? मैं सबसे पहले अगर मैं डाउट पहली बार आया है तो मैं उसको थोड़ा-सा कभी-कभी कहता हूँ ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं या कभी-कभी उसको पकड़ के बैठ जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब लगता है कि ये डाउट अब अंदर से खा रहा है, तो मैं फिर अपने आप को हर उस आदमी की स्टोरी और कहानी बताऊँगा, हर उस आदमी की कहानी बताता हूँ जो कि कभी न कभी मुझसे कमज़ोर था लेकिन बहुत आगे बढ़ गया। जैसे कि कोई कोई भी बड़ा सुपरस्टार हो सकता है जो बचपन में कमज़ोर था लेकिन बहुत आगे बढ़ गया। एंड सेल्फ डाउट से मैं अपने आप को फिर बाद में उनकी कहानियाँ बताते-बताते ये समझाता हूँ अपने आप को कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैं अपने इष्ट देव हनुमान जी के सामने बैठ जाता हूँ और उसके बाद मैं हनुमान चालीसा करता हूँ, सुंदरकांड का पाठ करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये जो भी सिचुएशन दी है मेरी मेरी थोड़ी है, मैं थोड़ी करता हूँ। हुँ, भगवत गीता कहती है तुम कर्ता भाव छोड़ दो, तुम का कर्म करो लेकिन तुम कर्ता भाव छोड़ दो, तुम नहीं कर रहे हो, उसका फल का हकदार भी तुम नहीं हो। मैं जो कर रहा हूँ इस समय मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं? मैं हिंदी में ही क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं नेपाली में क्यों नहीं बोल पा रहा? हुँ, यू हुँ। नो मैं यहाँ नेपाल में पैदा क्यों नहीं हुआ, मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ? मुझे आपके सामने इस पॉडकास्ट पे कौन लेके आया? लेकिन कौन क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा पॉडकास्ट कभी मैंने नेपाल में कभी किया ही नहीं है। आप ही के साथ पहला ये पॉडकास्ट हो रहा है। ये कौन-सी शक्तियाँ हैं जो आपको मुझे मिला रही है? ये कौन-सी शक्ति है जो हम सबको अलग बना रही है? हम सबको कहीं से कहीं ला रही है। मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जा सकता था। आज इस समय अनंत के पास ही क्यों बैठा हूँ? अनंत मेरे पास ही क्यों बैठा है? और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो यही पॉडकास्ट क्यों देख रहा है? कोई दूसरा पॉडकास्ट भी देख सकता था। तो ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो कि लोग कर सकते थे, लोगों के थ्रू हो सकती थी, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं कोई दूसरी शक्तियाँ हैं जो हमें चला रही है, वो हमें कभी यहाँ ले जाती है, कभी वहाँ ले जाती है, कभी कहाँ करवाती है। तो मैं कहता हूँ, सफल बनने के लिए ना, मैं अपने माइंड में डाउटों को खत्म करने के लिए अपने इष्ट देव के पास बैठ जाता हूँ, फिर मेरे सारे डाउट खत्म हो जाते हैं क्योंकि मुझे रियलाइज़ होता है मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। और जितनी बार मैं ये देखता हूँ, जितनी बार मैं ये करता हूँ, जितनी बार मैं ये सोचता हूँ, जितनी बार मैं ये याद करता हूँ, मुझे लगने लगता है कि जो भी हो रहा है ना, वो तो छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, निकल जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। यस। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय वंडरफुल। हनुमान। जय हनुमान। लोग खुद को बदलने की कोशिश बहुत करते हैं। जी, सर्टेन समय के लिए वो फ़ोकस्ड भी रहते हैं। जी, लेकिन कुछ समय के बाद उसका पैटर्न टूटता है करेक्ट, और पुराने हैबिट में वो वापस आता है। करेक्ट। कि ये सामान्य बात है और क्या है ये? कैसा इंटरनल डायलॉग करे कि वो परिस्थिति से निपट के वापस ट्रैक में आ जाए? देखिए, हर इंसान के अपने हम है ना प्रोग्राम्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अभी मैंने बात किया और मेरा ये हाथ हिला, तो ये हाथ क्यों हिला, आपका क्यों नहीं हिला? आप ऐसे ही क्यों बैठे हो? ये प्रोग्राम है या आपका। आपके अंदर के कुछ पैटर्न्स बन गए हैं। या मैं जिस तरह से शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे पैटर्न बन गए हैं। मैं जिधर देख रहा हूँ, जिस तरह से देख रहा हूँ, वो मेरा एक पैटर्न है। इस समय मैं पाँव ऊपर करके बैठा हूँ कुर्सी पे, तो ये मेरा पैटर्न है, पैटर्न है। क्योंकि मैं पाँव लटका के ज़्यादा देर बैठने में मुझे अनकम्फर्टेबल होता है। सो हर चीज़ पैटर्न्स है, हमारी प्रोग्रामिंग है। पैटर्न मतलब प्रोग्रामिंग। जैसे एक कंप्यूटर में हमने कोई सॉफ्टवेयर डाला, जैसे आपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाला इन ड्राइव का, तो इन ड्राइव की एप्लीकेशन खुली और आप कैब बुक कर सकते हैं। और आप उसे इन ड्राइव की एप्लीकेशन पे आपने क्लिक नहीं किया, तो वो नहीं खुलेगी कोई दूसरी। आप इन ड्राइव डाल रखे हो और आप किसी दूसरी कैब कंपनी का एप्लीकेशन खोलने की बात करो, तो नहीं खुलेगा, इन ड्राइव का ही खुलेगा। ऐसे ही हम सभी के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि डले हुए हैं ऑलरेडी, जो हमने कब डले थे? जब तक हम 7 साल के हुए थे। आपका माइंड 90-95% जब तक प्रोग्राम हो चुका था जब आप 7 साल के थे। अब एक हम 7 साल के 90% लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन 7 साल के थे तब तक उन्होंने क्या सुना अपने माता-पिता से? पैसा नहीं है, पैसा कम है, हुँ, ये हुँ। महँगा है, नहीं, नहीं ये नहीं खर्च करना है, ये हमारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं, अरे पैसा बचा, पैसा बहुत स्केर्स है, बहुत छोटा है। अरे वो आदमी उससे दूर है, वो तो बहुत पैसे वाला है। मतलब हमें बताया गया वो बहुत पैसे वाला है, वो बड़ा आदमी है, मतलब तुम कौन हो? छोटे आदमी। तो बचपन से 7 साल तक हमारे सारे ब्रेन के पैटर्न्स ऐसे फिक्स हो जाते हैं कि मैं छोटा आदमी हूँ, मैं एवरेज आदमी हूँ, मिडल क्लास आदमी हूँ, पैसा मुश्किल से आता है, पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो बचाना ही पड़ेगा, बचा-बचा के ही कुछ करना पड़ेगा, बहुत पेट काट-काट के बचाना पड़ेगा, बहुत मुसीबत से बचाना पड़ेगा। क्योंकि 7 साल के बच्चे ने मम्मी-पापा को ये सब करते हुए देखा है।
और जब 7 साल के बच्चे ने ये सारी चीजें माँ बाप को करते हुए देखा है, उनको पैसे के लिए रोते हुए, परेशान होते हुए, एक एक रुपया बनाते हुए, एक एक रुपए, दो दो रुपए, हजार हजार रुपए के लिए कई बार, तो उनके पैटर्न बन जाते हैं कि उनका पैटर्न कहता है पैसा तो मुश्किल से आएगा भाई। फिर वो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा नहीं आता। अब ये जैसे ऐसे ही कई पैटर्न हो जाते हैं। आलस करने का एक पैटर्न हो गया तो हो गया। छोटा बच्चा अगर बहुत ज्यादा उसके माता पिता को आलस करते हुए देख रहा है तो उसका भी पैटर्न डेवलप हो गया। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो इन पैटर्न्स को ढूंढो। आपका लिमिटिंग पैटर्न क्या है? आप गाली बोल रहे हो तो भी आपका पैटर्न है। आप कोई भी नेगेटिव हरकत कर रहे हो वो भी आपका पैटर्न है। इन पैटर्न्स को पहले ढूंढो। उसके बाद अगर इनको बदल सकते हो तो कॉन्शियसली बदलो। और कॉन्शियसली कैसे बदल सकते हैं? जैसे कि मैं बोलता आया हूं, मान लो कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं। अभी मैंने बोलना शुरू किया मैं वर्ल्ड क्लास फैमिली से हूं। हुँ, हुँ। मैं क्यों बोलूं मिडिल क्लास? मैं वर्ल्ड क्लास फैमिली से हूं भाई। व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल क्लास? मेरे पिताजी जैसे पिता कोई नहीं है। अब होंगे आपके पिताजी मेरे से बढ़िया, लेकिन मेरे पिताजी तो मेरे लिए दुनिया है ना। सुपरस्टार है। सुपर डुपर स्टार है। मेरे को तो उन्होंने ही खाना खिलाया है, मेरे को तो उन्होंने ही पाला है। मेरी माँ मेरे लिए सबसे बड़ी हीरोइन है। तो मैं वर्ल्ड क्लास फैमिली से हूँ। किसने कहा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ? किसने दिया ये वर्ड मिडिल क्लास? कोई मिडिल क्लास नहीं है हम वर्ल्ड क्लास हैं। हम रिच हैं, हम पावरफुल हैं, हम बियॉन्ड मेजर्स पावरफुल है, हम रिसोर्सफुल है। क्योंकि जितने भी मिडिल क्लास लोग हुए होंगे उन्हीं में से कोई ना कोई अब्दुल कलाम बना होगा, उन्हीं में से कोई ना कोई गांधी बना होगा, उन्हीं में से कोई ना कोई मोदी बना होगा, उन्हीं में से कोई ना कोई आपके नेपाल के कौन कौन बहुत पावरफुल लोग हैं, एक दो के नाम बताइए मुझे। विनोद चौधरी, विनोद चौधरी बना होगा, अभी बालेन शाह, बालन शाह बना होगा। केपी उन्हीं में ओली। से, राइट, उन्हीं लोगों में से उठ के लोग कहीं ना कहीं इतने पावरफुल बने हैं ना। तो जो मिडिल क्लास अपने आप को कहता है जस्ट बिकॉज घर छोटा है या पैसा कम है, वो आदमी बेवकूफ है। वो मिडिल क्लास नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास है। तुम वर्ल्ड क्लास मानो तो सही अपने आप को। अपने आप को वर्ल्ड क्लास मानोगे फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे वर्ल्ड क्लास आ जाएगा। आप जहां जाओगे वहां वर्ल्ड क्लास चीजें होने लग जाएगी। छोटे छोटे विचारों से क्रांति आने लग जाएगी। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि पहले तो अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करें, फिर उस पैटर्न को चेंज करें। मैं मिडिल क्लास नहीं, मैं वर्ल्ड क्लास हूँ। और तीसरा, अगर मान लो लगता है कि कोई पैटर्न है नहीं आपकी लाइफ में, जैसे रिच बनने के लिए मुझे अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए और अभी तक मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में एक थॉट हो सकता है किताब पढ़ना बोरिंग है, समथिंग लाइक दैट, तो हुँ, उसको पहले तो बोलो कि किताब पढ़ना इंटरेस्टिंग है और फिर नई किताबें लेके नया किताबें पढ़ना शुरू करो और नई किताब पढ़ने का, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का पैटर्न अपने अंदर बना लो। सो कहते हैं कि जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो जो चाहते हैं वो पैटर्न बना लेते हैं, और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है। तो मैं लोगों को एक ही चीज कहता हूँ, अगर सफल होना है ना, तो अच्छा लगता है या नहीं लगता इस चीज को छोड़ दो। हर चीज आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं होगी कि आपको अच्छा ही लगे। हर चीज आपको करनी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। जैसे मुझे अगर दाल चावल बनाना है तो मुझे दाल बनाने की रेसिपी को यूज करना ही पड़ेगा, चाहे मुझे वो अच्छा लगे ना लगे। दाल चावल बनाना है तो दाल की रेसिपी यूज करनी होगी। मुझे पनीर चिली बनाना है तो पनीर चिली की रेसिपी यूज करनी होगी। मैं पनीर चिली बनाना चाहूं और उसमें चिली हटा के मैं उसमें मीठा शक्कर डालता रहूं, तो हुँ। पनीर चिली किधर बनेगा? वो कुछ और बनेगा, फिर उस डिश को कुछ और नाम देना पड़ेगा। राइट। सो आपको जो बनाना है आपकी जिंदगी में, वो बनाने के लिए आप दिन रात काम करते जाओ। हर पैटर्न को तोड़ दोगे आप अपने आप। जब कोई महसूस करता है कि उसने आपने 100% दिया है, हम्म। उसने सर्वश्रेष्ठ दिया है, जी। लेकिन रिज़ल्ट हासिल नहीं हुआ, लक्ष्य हम्म। को पा नहीं पाया, जी। तो उसको आप क्या कहेंगे? 100% दिया ही नहीं है। देखिए, आप कह रहे हैं आपने 100% दिया है, लेकिन उसको उसको जज किसने किया? हुँ, आपने कहा नहीं सर मैंने बहुत मेहनत की मेरा एक एग्जाम क्लियर करने के लिए। अच्छा, आपने मेहनत तो की, लेकिन क्या आपकी मेहनत सही तरीके से की गई थी? कोई था आपके साथ उस समय कोच जो दिन रात आपको मॉनिटर कर रहा था कि हाँ देख तूने सही तरीके से मेहनत की? आपने कहा नहीं नहीं मैंने तो ट्यूशन क्लास ली थी जी, उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मेहनत की। ट्यूशन क्लास उन्होंने 300 बच्चों को एक साथ दी। आपने उन 300 बच्चों में से जो उनको जाके पूछा, देखिए, पढ़ते सब लोग सेम चीज है, लेकिन किसी को इतना सा ही समझ में आता है, किसी को इतना समझ में आता है, और किसी को एक लाइन पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाता है। राइट। हुँ, ये सब आदमियों की विजडम के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी कितनी बड़ी विजडम। जिसकी विजडम लिमिटेड, उसे बहुत सारा पढ़ने के बाद भी थोड़ा ही समझ में आता है, या वो लिमिटेड ही सोचेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक 2 दिन का मेरा प्रोग्राम चल रहा था अजमेर में, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था।
और सभी लोग बहुत खुश, बहुत तालियां बजा रहे थे, और एक व्यक्ति थे जो इतना एंजॉय कर रहे थे, सर क्या प्रोग्राम है, मजा आ गया। लास्ट में जब मैं प्रोग्राम खत्म करके बाहर निकल रहा था, तो थोड़ी लड़ने की सी आवाजें आ रही थी, तो मैं अपनी टीम के डेस्क पे गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, आवाज क्यों आ रही है? तो वो एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, वो लड़ रहे थे मेरी टीम से। मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो भाई? तो टीम ने मुझे बताया, सर हमने, जिन्होंने वीआईपी पास खरीदा, हमने उनको बुक दिया था, इनका जनरल पास था, इनको बुक नहीं दिया, तो ये लड़ रहे हैं कि मुझे भी बुक दो। मैं बड़ा स्माइल किया, मैंने अपनी बुक ली, साइन किया और उनको दे दिया। मैंने कहा खुश? बोले हाँ खुश। मैंने कहा अब 2 दिन जो प्रोग्राम में सीखा उस पर दिमाग लगाना। अब 2 दिन मैंने उनको सिखाया, परोपकार बनो, देना सीखो, पॉजिटिव रहो, और आदमी सब भूल के सिर्फ 200 रुपए की बुक उसको फ्री में मिल जाए, उसके लिए वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि लोग अपनी आदतों के गुलाम हैं, अपने हम्म, प्रोग्राम्स के गुलाम हैं। अगर लोगों को जिंदगी में बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो लोगों को समझना पड़ेगा कि उन्हें समझ क्या आ रहा है। तो उस 2 दिन के प्रोग्राम में इसने सुना भी, ताली बजाई, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन हम्म, उसी 2 दिन के प्रोग्राम में कोई आदमी बहुत कुछ समझ सकता है और वो करोड़पति बन सकता है। सो आई थिंक, आपने कहा कि आपने हार्ड वर्क किया। कितना किया आपने हार्ड वर्क? 10 घंटे पढ़ा, आपको समझ में अगर इतना ही आया, तो आपने इतना ही काम किया, वो 1 घंटे वाला आपने 10 घंटे काम ही नहीं किया है। एक चाय बनाने वाला 25 साल एक नुक्कड़ पे बैठ के चाय बनाता है, और वो मेरे को जब मैं मिलता हूँ तो बोलता है 25 साल का एक्सपीरियंस है मुझे चाय बनाने का। तो मैं उसको पूछता हूँ, 25 साल पहले भी आपकी चाय का टेस्ट ऐसा ही था? हाँ हाँ, 25 साल से मेरी चाय का टेस्ट ऐसा ही था। तो मैंने कहा ये टेस्ट आपने चाय बनाना शुरू किया उसके कितने दिनों बाद तक ये टेस्ट आ गया था? बोला 3-4 महीने के अंदर मेरे अंदर ये वाला टेस्ट आ गया था। मैंने कहा तो आपको सिर्फ 4 महीने का एक्सपीरियंस है, हम्म, और 25 साल सेम एक्सपीरियंस को आपने रिपीट किया है, आपकी ग्रोथ नहीं हुई है। आप हम्म, पैसे कमाए होंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा सर। एक्सपीरियंस तो आपको 4 ही महीने का है। हम्म, समझ रहे हैं आप? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग समझ ले मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस कीजिए, मैं बाप हूं, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए। अरे बाप तो हो, लेकिन आपकी हरकतें वही है जो पहले 1 साल 2 साल में आपने बेटे के साथ की थी, तो आपको 2 ही साल का बाप बनने का एक्सपीरियंस है। आप 25 साल से बाप नहीं हो, 25 साल से तो आपकी उम्र बढ़ी है सिर्फ। हाँ, ठीक है, तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि देखिए, आप ब्लाइंडेड ना हो जाए कि मेरा ये लाइफ, मेरा ये पैटर्न, मेरा ये जिंदगी, मैं ऐसे ही जीऊंगा। हमेशा फ्लेक्सिबल रहे, हमेशा सीखते रहे, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहे, हमेशा नया कुछ करते हैं। उससे आपके ब्रेन का डायरेक्शन, कई कई डायरेक्शन में आपका ब्रेन चलेगा, एंड यू विल बी एबल टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। एंड दैट पर्सनालिटी जो आपकी निखर के आएगी, वो माइंड ब्लोइंग होगी फिर। लोग रूपांतरण के लिए हम्म, कमिटमेंट लेते जी। हैं। जब वो कमिटमेंट पूरा नहीं होता, उसके अंदर एक सेल्फ गिल्ट आता है। जी। वो सेल्फ गिल्ट उसको खुद को गिराता है। करेक्ट। वो सेल्फ गिल्ट से निपट के सही ट्रैक में वो लोग कैसे आ सकते हैं? पहला तो ये समझना पड़ेगा, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। हम्म, मान लीजिए आप खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं, तो आप गिरोगे, आपको चोट भी लगेगी। आप 10 मैच खेलोगे तो हो सकता है 5 हारो भी और 5 जीतो भी। हो सकता है आप 4 हारो, हो सकता है आप 2 ही हारो, लेकिन आपको हारना तो पड़ेगा ही। दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब उस पार्ट ऑफ द प्रोसेस में आपको मेरे कारण गलत हो गया जी। अरे आपके कारण कुछ गलत नहीं हुआ है, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपसे गलती हुई है ना, आप इंसान हो, भगवान से भी गलतियां हुई होगी। हम्म, भगवान भी जब इंसान के रूप में आए तो उनसे भी कई गलतियां हुई होगी। भगवान श्री राम भी आए तो उन्होंने सीता माँ को कहा भैया अग्नि परीक्षा दो, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने डाउट रेज कर दिया। अरे वो जो व्यक्ति डाउट रेज कर रहा है उसका कुछ नहीं। अब भगवान से कई लोग कहते हैं ये भगवान की बहुत बड़ी गलती है, और कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान ने ये लीला करी है। तो जब भगवान को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, तो आप अपने आप को डिस्काउंट दो कि आपसे गलती हो गई है। अब गलती हो गई है तो आप गिल्ट में रह के क्या उस गलती से कुछ सुधार पा रहे हो? नहीं। जब आप गिल्ट में हो, उससे आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, आपके टाइम का लॉस हो रहा है। तो एक तो पहले आपने पहली गलती कर दी, अब गिल्ट में होके टाइम लॉस करके दूसरी गलती कर रहे हो आप। तो एक गलती का सॉल्यूशन दूसरी गलती होती है? नो। एक मर्डर मैंने कर दिया ऑलरेडी, अब मैं कहूँ इसको छुपाने के लिए दूसरा और मर्डर करूँ, इज दिस राइट? नो। ठीक है। तो पहली गलती आप कर चुके हो, अब आप दूसरी भी गलती कर रहे हो गिल्ट करने की, और उसके कारण फिर टाइम वेस्ट होगा और आलस आएगा, वो तीसरी गलती हो गई, उसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, चौथी गलती हो गई। उसके कारण आप एवरेज बने हुए रहे, आपका पैसा कमाया, ये पांचवी गलती हो गई। उसके कारण आपके परिवार का और पूरे संसार को बेनिफिट जो मिलना था वो नहीं मिला, वो छठी गलती हो गई। तो
गिल्ट में रह के आप 10 गलतियां, और एक गलती के कारण आप गिल्ट में हो इस जीवन में, सोचिए कि अगर आप उस गिल्ट में जाने की गलती अगर आपने की और उसके कारण सीरीज ऑफ गलतियां हुई जीवन भर, तो ऊपर जाके कितनी बड़ी गिल्ट होगी, कितना बड़ा कटघरा होगा भगवान का। सो इसलिए कहते हैं गलती हो गई ना, अपने आप को माफ करो, जिससे गलती हुई उसको भी माफ करो, खुद को भी माफ करो, गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हमेशा मुस्कुराना है। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी सिचुएशन हो, हंसो, खेलो और ध्यान धरो। हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यान। यानी हंसो, मस्त हो गए हंसो, कोई बात नहीं, हो गया यार, अरे मैंने गलती कर दी यार, अरे मैंने आज तो अनंत यार 10 लाख रुपए खो दिए यार, कट कट कट। ऐसे ही कट 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 क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर मुझसे गलती से भी कुछ गलत निकल जाता है तो मैं उस कमांड को कैंसिल कर देता हूँ, मैं वो यूनिवर्स में नहीं जाए। यूनिवर्स में हम कौन सी कमांड देंगे, मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है। तो अगर आपसे आज गलती होगी कि आपके कारण किसी का नुकसान हो गया या अपना खुद का नुकसान हो गया, तो आप कहो हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल का मतलब है कि जो मेरे से गलती हुई उससे बड़ी गलती हो सकती थी। अगर मुझसे 1 लाख का नुकसान हुआ तो 10 लाख का हो सकता था, 10 लाख का हुआ तो 10 करोड़ का हो सकता है। हाउ वंडरफुल इतना बड़ा एंटीवायरस है ब्रेन के लिए कि मान लीजिए किसी ने ये ग्लास है और बच्चे ने आके तोड़ दिया। तोड़ अब दिया। कोई 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 माँ बाप क्या कहता है बच्चों को, खड़ा खड़ा पागल हो गया, तेरे को समझ में नहीं आता। इससे बेटर यार गिलास टूटा है, क्या पता आपका सर टूट जाता तो, वो बच्चा ग्लास उठा के आपके सर पे मार देता तो कुछ भी हो सकता था ना। या तो अच्छा है ग्लास ही टूटा, उस बच्चे का सर टूट सकता था, आपका सर टूट सकता था, और कुछ टूट सकता था, टेबल टूट सकती थी, कुर्सियां टूट सकती थी, पता नहीं कुछ लाइटें टूट सकती थी, और महंगा नुकसान हो सकता था। एक ग्लास के नुकसान में ही बच गए आप, हाउ वंडरफुल। और बड़ा नुकसान हो सकता था, हाउ वंडरफुल। आपका वॉलेट खो गया, आपका वॉलेट खो गया, आप ही खो जाते तो कुंभ के मेले में, है हाउ वंडरफुल। किसी का बच्चा खो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, छोटे नुकसान में निपट गए, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। ये एंटीवायरस है बहुत बढ़िया। तो वो कहते हैं दुनिया में कुछ भी बुरा कभी हो ही नहीं सकता। ये तो हमारा इंसानी माइंड का परसेप्शन है या खेल है जो कहता है ये मेरे साथ बुरा हुआ है। जबकि आप देखो हर बुरी सिचुएशन में आपने चिंतन किया होगा, मनन किया होगा, और कहीं ना कहीं उससे कुछ सीख के आगे अच्छे बने होंगे। हर धोखे से आप अगले धोखे से बचे होंगे, हर धोखे के कारण आप अलर्ट हुए होंगे, समझदार हुए होंगे। जब मैं पहली बार बस में यात्रा कर रहा था तो मुझसे कुछ गलतियां हुई होगी, ट्रेन में यात्रा करते समय कुछ गलतियां हुई होगी, लेकिन दूसरी बार जब मैं कर रहा था मैंने वो गलती नहीं की, क्योंकि एक गलती ने मुझे समझदार बना दिया और जीवन भर उस गलती को करने से बचा लिया। तो गलत कुछ हो ही नहीं सकता। इंसान के साथ सब अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा, इंसानियत के लिए सब अच्छा ही होगा। किसी ने आपको मार लिया, किडनैप कर लिया, जेल में डाल दिया और कुछ भी कर लिया, कट कट कट, भगवान ना करे आपके मेरे साथ या किसी भी देखने वाले के साथ ऐसा कुछ कभी कुछ हो। लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी गया किसी के भी साथ, तो भी हमें इंसानी परसेप्शन को लगता है बुरा हुआ सा। लेकिन जब ओवरऑल परमात्मा के उस चक्रव्यूह से देखोगे ना, तो लगेगा अरे सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। किसी का प्लेन क्रैश में मृत्यु होगा और कोई बिलियनर है उनमें से, तो भगवान पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, भाई देखो बिलियनर था, जीवन भर बहुत भागा, बहुत पैसे कमाए, सब कुछ कमाया, लेकिन कुछ साथ नहीं लेके गया, अचानक मर गया। कोई वार्निंग सिग्नल नहीं दिया डेथ ने। एक बहुत पैसे वाला आदमी मरने वाला था, क्योंकि यमराज आ गए, तो वो बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगा, बोले यार अभी तो मैंने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है, अब मुझे कम से कम 1 साल तो जीने को दे दो यार, मैं इतने साल भागा हूँ, 1 साल ही। यमराज ने कहा ना, 1 साल तो नहीं मिल सकता। अच्छा तो 1 हफ्ता दे दो, 1 हफ्ता। बोले ना जी ना, 1 हफ्ता नहीं मिलेगा। अच्छा तो 1 घंटा दे दो भाई, मुझे 1 घंटा दे दो, कम से कम 1 घंटा तो दे दो, मैं अपने परिवार को देख लूं, दिन मिल लूं, सबको बुला लूं, सबसे फोन पे बात कर लूं। बोले ना जी ना। अरे तो चल 30 सेकंड तो दे दे मेरे भाई। युवराज ने कहा चल ले ले 30 सेकंड। उसने फटाफट पेन और पेपर निकाला और बोला मृत्यु अंतिम सत्य है और हम कुछ भी साथ लेके नहीं जा सकते, इसलिए मरने से पहले जी लो। बस फिर वो मर गया। मतलब आप देखिए, बिलियनर होगा, मिलियनर होगा, ट्रिलियनर होगा, कोई भी होगा, यूं जुप गायब, इस दुनिया से गायब। और जो कह रहा था मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, सब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आदमी को ये समझना पड़ेगा, रोना नहीं है, एक ही जीवन मिला है, मस्त होके जी जाओ और इसमें इतने अच्छे कार्य कर जाओ कि हर कार्य के लिए भगवान खुद ऊपर से आपके लिए तालियां बजाए और कहे यार ये भगवान का बच्चा है, मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है। मौत तो आनी है, शरीर मरेगा, लेकिन जब आप इसके का बाद दूसरे जन्म में जाओगे तो आप इन संस्कारों को लेके जाओगे। तो किसी ने मुझसे पूछा क्या सच में पुनर्जन्म होता है, क्या सच में इनकारनेशन होता है, री इनकारनेशन होता है? मैं कहता हूँ हाँ, हर रोज होता है।
बोले कैसे? कल रात को मैं सोया था, सोते समय हम मरे हुए की तरह होते हैं एकदम, वापस उठ गए सुबह, हमारा पुनर्जन्म हो गया। बस फर्क इतना है, जब आप पूरा शरीर भी मर जाता है तो आपकी पुरानी स्मृतियां नष्ट हो जाती है, और रोज जो आप जन्म लेते हो उसमें आपके कल की स्मृति नष्ट नहीं होती है। बस इतना सा फर्क है, अदरवाइज हर रोज आप नया जन्म ले रहे हो। क्योंकि कल रात को कई लोग सोए लेकिन उठे नहीं, आज सुबह आप और मैं उठे, हमारा नया जन्म ही है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हाउ वंडरफुल। हाउ आप वंडरफुल। एक ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजिस्ट है, हाँ, तो आज के प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर के मेंटल बिगेस्ट मेंटल ब्लॉक आप क्या देखते हैं? वो खुद ही मेंटल ब्लॉक है। बिगेस्ट मेंटल ब्लॉक क्या, वो अधिकांश लोग पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है, आदतें उनकी ऐसा होता है कि बस पैसा आ जाए वही ठीक है सबसे वैसे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि बिलियनर बनना माइंड का गेम है, सोचने का गेम है, सीखने का गेम है। और आदमी सीखना, सोचना और माइंड गेम को यूज करना वो ही सबसे पीछे रख देता है। जैसे कि एक एक बिजनेसमैन बिजनेस खोलता है, क्यों खोलता है? बहुत बड़ा बनने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए। लेकिन अचानक से बीच में वो क्या करता है, उस दुकान को खोला और उसपे दिन भर बैठ के ग्राहक का इंतजार करता रहता है। अधिकांश, मैं नहीं कह रहा सारे। हम्म, कोई शोरूम खोला और उसपे इंतजार कर रहा है। अरे भाई, आप इंतजार तो कर रहे हो, लेकिन इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। और आप 5 साल पहले भी वैसे ही बैठे थे, 5 साल बाद भी ऐसे ही बैठे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो। आपका 5 साल में कंपटीशन बढ़ रहा है, आपके मार्जिन कम हो रहे हैं, और फिर भी आप उसी तरह से रोज जाके 10 बजे दुकान पे बैठ जाते हो, रात को 8 बजे तक दुकान पे उसी तरह से बैठे रहते हो। ग्राहक कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कभी एकदम 4 ग्राहक आ जाएंगे, कभी 2 ही ग्राहक आएंगे, कभी एक ही आएगा, कभी कुछ भी नहीं आएगा, और आप उस स्ट्रैटेजी को चेंज ही नहीं कर रहे हो। क्यों हम्म, नहीं कर रहे? क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। और पता है, पता नहीं है उसका हर रोज नुकसान हो रहा है। अब पता कैसे करें? किताबों से, सीखने से, किसी कोच के पास जाने से, हम्म, किसी से ट्रेनिंग लेने से। और वो कोई भी इनमें से चीज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कहता है इसमें तो पैसा लेता है, कोच वोच तो अपना बिजनेस बना रहे हैं। अरे किताबें मुझसे पढ़ी नहीं जाती, अरे मेडिटेशन मुझसे की नहीं जाती, अरे बड़ा सोचूं क्या सोचूं, मैं बड़ा दिन भर इधर बैठा रहता हूँ, इधर मैं तो बिजी रहता हूँ। अरे कहाँ बिजी है तू? तेरे पास 4 कस्टमर नहीं आए और तू बिजी है, 40 कस्टमर नहीं आए, तू बिजी है। सेम ओल्ड तरीके से। तो बिजनेसमैन अगर बहुत आगे बढ़ना चाहता है तो उन्हें बहुत युद्ध स्तर पे सीखना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, बिजनेस भागने से नहीं होता, बिजनेस सीखने से होता है, बिजनेस सोचने से होता है। तो हर बिजनेसमैन को सोचना होगा। सो लिमिटेशन उनके माइंड में है, तो वही अपनी माइंड का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक होते हैं। ओके। हम आज एक अनसर्टेन समय में जी रहे हैं। जी। इकोनॉमिक प्रेशर, हम्म। स्ट्रेस, हम्म। कन्फ्यूजन, जी। तो आज की दुनिया में किस तरह का लीडरशिप की आवश्यकता है? डायनेमिक लीडरशिप की आवश्यकता है, सर्वेंट लीडरशिप की आवश्यकता है, सेवा भावी लीडर्स की आवश्यकता है। आज ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो अपना पेट भरने की कम सोचें, अपना घर भरने की कम सोचें, और दुनिया के लिए ज्यादा सपोर्ट करने की सोचें। जो बहुत ज्यादा दिल से देना जानते हों, जो दिल से लोगों के उत्थान की बात करें, जो दिल से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मुझे लगता है ऐसी ही लीडरशिप की ज्यादा आवश्यकता है। सेल्स के विषय में थोड़ी चर्चा करें। सेल्स हम्म। के बारे में आप कहते हैं सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट सर्विंग। यस, 100%। आप कैसे सेल्स प्रोफेशनल और यंग एंटरप्रेन्योर को ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, देखिए, अगर ये माइक है, अगर मैं इसको खरीद के ला रहा हूँ, तो किसी ने तो मुझे इसको बेचा है। अब ये माइक्रोफोन या ये कैमरा जो भी किसी आदमी ने बेचा, उसने 2 लाख में बेचा, 1 लाख में बेचा, जितने भी रुपए में बेचा। लेकिन क्या इसके कारण मैं हजारों पॉडकास्ट कर सकता हूँ? यस। हम्म, हजारों वीडियो बना सकता हूँ? यस। हम्म, तो उस आदमी ने तो एक बार मुझसे 2 लाख ले लिए, लेकिन मैं जीवन में 10 साल, 5 साल, 15 साल इसका उपयोग करके जो कमा रहा हूँ, या अपनी ब्रांड बढ़ा रहा हूँ, या अपना पैसा बढ़ा रहा हूँ, वो कितनी बड़ी सेवा है। तो मुझे उसने टोपी पहनाई, मुझे उसने लूटा, या उसने मुझे हेल्प किया। हाँ, ये हो सकता है कि वो 2 का 2.5 ले लेगा मुझसे, कभी कभी हम्म, हम कहेंगे उसने लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। हाँ, कुछ कुछ अनएथिकल लोग होंगे जो ऐसा करेंगे। लेकिन अगर इसकी एमआरपी 2 लाख है, तो 2 लाख के आसपास अगर किसी ने भी मुझे दिया है, तो उसने मुझे लूटा नहीं, मुझे सेवा की है। तो हर ऐसा प्रोडक्ट, अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी सिचुएशन है, या ऐसी सर्विस है जो आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना चाहते, अगर आप उस प्रोफेशन में या उस वस्तु में होते, तो फिर आप सेवा कर रहे हो। लेकिन अगर हाँ, ऐसा प्रोडक्ट है जो मिलावट का प्रोडक्ट है, जो बहुत ज्यादा नुकसान करवाने वाला प्रोडक्ट है,
आप अपना ही रेस्टोरेंट का खाना खुद नहीं खा रहे, खुद के लिए तो घर से टिफिन ला रहे हो और लोगों को कह रहे हो रेस्टोरेंट का खाना खाओ। क्यों? क्योंकि मैंने एक रेस्टोरेंट वाले को देखा, वो रोज मार्केट से थोड़ी सड़ी गली जो सबसे बच जाने वाली सब्जियां होती थी ना, वो खरीद के लाता था। नॉर्मल सब्जी का दाम होता था, मान लो 50 रुपए किलो, उस सब्जी का दाम होता था 8 रुपए किलो। लेकिन वो डल जाती, सब्जी बन जाती, लोगों को पता ही नहीं पड़ता। लोग कहते गोभी की सब्जी, अरे वाह। अरे वो सड़ी गली 3 दिन पुरानी गोभी थी, जो बिल्कुल बच गई थी, कोई खरीदना नहीं चाह रहा था उसको, वो लाके तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना में डाल के खिला रहा है वो। लेकिन खुद के लिए वो परिवार से टिफिन लेके आ रहा है। तो आप सोचिए, वो आदमी चीटिंग कर रहा है। जहां पे सेल्स में चीटिंग है, वहां पे सेल सेवा नहीं, मर्डर है। और हुँ, जहां पे जो प्रोडक्ट अच्छा है और आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करोगे, उसको बड़े कॉन्फिडेंस से बेचो, क्योंकि वो सेवा है। ठीक है? हुँ, जब भी आप किसी को एक अच्छा ग्लास देते हो, एक अच्छा कपड़ा देते हो, सेल करते हो, एक मकान दिलाते हो, कोई गाड़ी दिलाते हो, तो आप उनको क्या कर रहे हो? आप उनकी सेवा कर रहे हो। और वो सेवा बहुत नेक्स्ट लेवल की सेवा है। ओके, आप उनकी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हो, इसलिए सेल्स ही सेवा है। सेल्स ही सेवा है। या सेल्स भी सेवा है। सेल्स ही भी हाँ, सेल्स भी सेवा है, हाँ जी। ओके। अ, नेपाल में सेल्स के बिगेस्ट सेमिनार कल ही हुआ, जी, जिसके लिए आप आए थे, जी, जिसके आयोजक ज्ञानपुंज स्कूल ऑफ लीडरशिप है। जी। वो सेल्स इवेंट में जो पार्टिसिपेंट था, उसके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा आप? देखिए, जो समझदार इंसान होता है ना, वो कहीं पे जाता है, किसी को सुनता है, किसी को देखता है और वहाँ से बहुत कुछ उठा लेता है। तो जितने भी कल समझदार लोग आए होंगे, जिनको मेरी बात पूरी तरह से यहाँ तक गई होगी, है ना? कई बार होता है ना कि बात हम सुनते हैं, इस इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, कहीं यहाँ से सुनते हैं और मुँह से निकाल देते हैं, कहीं यहाँ से सुनते हैं और दिमाग में चली जाती है या बिल्कुल दिल में बस जाती है। ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको मेरी बात दिल में बसी होगी, वो लोग तो बहुत पैसा भी बनाएँगे, बहुत आगे भी बढ़ेंगे एंड बहुत अच्छा जीवन जिएँगे। और बाकी लोग जिन्होंने इधर से सुनी और इधर से निकाली, क्योंकि उनका फोकस उतना ज़्यादा नहीं है या उन्हें किसी कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया या जस्ट बहुत लोग जा रहे थे इसलिए वो आके बैठ गए, ऐसे लोगों को शायद ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ग्रोथ होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ होगा। ऐसे ही एक छोटे से इवेंट से मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि मैं सीख पाया। जो सीखने वाला है, उसके लिए तो अनलिमिटेड ग्रोथ है। हालाँकि कल के प्रोग्राम की एक अच्छी बात ये थी कि सारे लोग जितने भी आए थे, उन्होंने अपना टिकट खरीदा था और महँगा टिकट खरीद के वो लोग आए थे। तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव डेफ़िनेटली आने ही वाला है। दैट्स ग्रेट। जी, जब आप नेपाल में आए थे, एवरेस्ट बेस कैंप में खड़े थे, जी। उस वक़्त व्हाट वाज़ लाउड? द साइलेंस ऑफ माउंटेन और द नॉइज़ इनसाइड योर माइंड? नॉइज़ तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, माइंड का नॉइज़ बिल्कुल नहीं था। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था, सेंस ऑफ फीलिंग था और एक नया ड्रीम पनप रहा था कि माउंट एवरेस्ट पे भी जाना है। मैं बहुत सालों से माउंट एवरेस्ट जाने का ड्रीम देखता था, उसके लिए मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किए। फिर माउंटेन का बेसिक कैंप किया, लेकिन हाँ, बेसिक कैंप तक जाते-जाते समझ में आया कि अपना फिज़िकल फ़िटनेस अभी उस लेवल का नहीं है एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ जिसके कारण हज़ारों लोगों की ज़िंदगी रोज़ प्रभावित हो रही है। तो डेफ़िनेटली माइंड में उतना श्योरिटी नहीं है कि मुझे माउंट एवरेस्ट जाना ही है या नहीं। हुँ, हाँ, आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा पैशन था एक वहाँ तक जाने का। लेकिन अब लगता है कि उससे बड़ा पैशन एक ही है, जो भी मेरे जीवन में आए, उनका जीवन को मैं कैसे थोड़ा और बेटर बना सकूँ। हुँ, सो अब मैं वो रिस्क नहीं लूँगा। हुँ, वो रिस्क तब होती नहीं होती है जब आप उसी के लिए जीते हो और उसी के लिए मरते हो। अब मैं जीता किसी और चीज़ के लिए हूँ, अब मैं जीता हूँ लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए। तो अब मुझे किसी और चीज़ के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, व्हाट इज़ योर एवरेस्ट? तो शायद अब मेरे लिए एवरेस्ट वो है। आप काठमाडौँ बार-बार आए हैं। काठमाडौँ भ्याली के बहुत जगह आपने देखे, हुँ, मंदिर, हेरिटेज साइट, हुँ, हुँ। लोग देखे हैं। आपको यहाँ का किस तरह का ऊर्जा महसूस हुआ, जो आपने अंत कहीं महसूस नहीं किया? मैं आज अनंत अगर मुझे
मौका मिले कि अमेरिका में रहना है या नेपाल में रहना है, तो मैं नेपाल चूज करूंगा। मैं नेपाल के हर एक भाई, हर एक बहन को इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि नेपाल में जो ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा, जो यहाँ पे धरती माँ की ऊर्जा है, जो यहाँ पे पवित्रता की ऊर्जा है, वो पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह नहीं है। लोग आज चकाचौंध से प्रभावित होने वाले लोग कहेंगे अमेरिका चलते हैं, वहां लाइफ अच्छी है। लोग आज सेल्फिश हैं और कहते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, बाकी पूरे नेपाल की जनता कहीं पे भी चली जाए। लोग आज, कई लोग कहेंगे नहीं नहीं यार, मेरे पास यहाँ रोजगार के अवसर कम है, मैं तो जाके चाइना सेटल हो जाता हूँ, मैं जाके कहीं और ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाता हूँ, यूके सेटल हो जाता हूँ, वहां पे पैसा कमाएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, यहाँ नहीं रहना है। क्योंकि डेफिनेटली इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, नेपाल भी ऑलमोस्ट डेवलपिंग कंट्री है, और बहुत सारी चीजें हमारे साथ, हमारी कंट्रीज में अभी तक वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की अमेरिका यूके में है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारे यहाँ है वो वहां कभी होगा नहीं। नेपाल के हर एक नागरिक से मैं कहना चाहूंगा, नेपाल नहीं छोड़ो। मत सोचो, मत देखो ये फालतू का ड्रीम अमेरिका जाके सेटल होना है, वहां जाके, यहाँ पढ़ने के लिए जाओ आप, वहां पे 2-3 साल नौकरी करने के लिए जाओ, लेकिन आके अपनी इस मातृभूमि के लिए प्राण भी चले जाएं तो यहीं पे काम करो, यहीं रुको, यहीं ठहरो, यहाँ का डेवलपमेंट करो, यहाँ की पूजा करो, यहाँ की शक्तियों को पहचानो। मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ पे कई बार सोचता है आके 2-2 3-3 4-4 महीना रह के यहाँ से ऊर्जा लेके जाने की। ऐसे ही नहीं लेके आई है मेरी डेस्टिनी मुझे नेपाल। नेपाल मेरी डेस्टिनी मुझे नेपाल अगर बार बार ला रही है, 4 साल से लगातार ला रही है, तो मुझे पता है यहाँ की ऊर्जा में बहुत पावर है। दोस्त, जो यहाँ मिल सकता है ना, वो सत्व मिलेगा। यहाँ राम मिलेगा, वहां रावण मिलेगा। रावण देखना है तो आप जाओ अमेरिका। रावण की लंका सोने की थी, अमेरिका भी शायद बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन वहां हो सकता है हर आदमी के मन में प्रेम ना हो, करुणा ना हो, उस आदमी का एक ही थॉट हो, मेरी जिंदगी। लेकिन यहाँ नेपाल में प्रेम है, यहाँ पे सात्विकता है, यहाँ पे बहुत अच्छे हृदय के लोग हैं। यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ, इतना, मेरी भाषा हिंदी है, लोगों को मेरी हिंदी समझ में आती है, वो अपनी भाषा से मुझे कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि मुझे नेपाली बहुत थोड़ी समझ में आती है। बट उसके बावजूद भी उनकी जो भावनाएं मेरे लिए होती है, जो प्यार उन मेरे लिए होता है, मैं कद्र करता हूँ। तो नेपाल में आप सभी को मेरी बात मानिए, एंड इस धरती को स्वर्ग बनाइए। पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को दोष मत दीजिए, वो तो ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे, शायद धीरे धीरे कोई अच्छा लीडर आएगा तो इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन उनको दोष देने से क्या मतलब है। हम भी तो कोई जिम्मेदारी लें, सारे नागरिक मिलके। मैंने तो, मैं इतना कहता हूं कि मैं अपने जीवन में जीते जी लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने की जिम्मेदारी ले चुका हूं, और मिनिमम 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करके उनके जीवन को नई दिशा देने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मेरी कैपेसिटी में मैं इतना मिनिमम कर सकता हूँ। इससे ऊपर भगवान को मुझसे कुछ करवाना होगा तो वो करवा लेगा। इससे ज्यादा का मेरा और लक्ष्य नहीं है। ऐसे ही नेपाल का हर एक आदमी, हर एक नागरिक अगर सोच ले कि मुझे कम से कम 10 परिवारों को ऊपर उठाना है, मुझे कम से कम 100 जिंदगियों को बेहतर बनाना है, या मुझे 1000 पेड़ लगाने हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, तो आई थिंक ये तो ऑलरेडी धरती पे स्वर्ग है, और बड़ा स्वर्ग हो जाएगा। आपका नेपाली ऑडियंस के साथ एक गहरा सा कनेक्शन है। जी। नेपालको यूथ के लिए, नेपालको एंटरप्रेन्योर के लिए, नेपाल के लीडर के लिए आपका क्या संदेश है? नेपाली यूथ, नेपाली लीडर को मैं वैसे तो अभी लास्ट जो मैंने मैसेज दिया वही मेरा सबसे बड़ा संदेश है। बट एक और संदेश, कि स्वार्थी ना बनो, स्वार्थी की जगह परमार्थी बनो। वाह! परमार्थी बनने का मतलब है दूसरों के लिए कार्य करने वाला, सेवा करने वाला। जो खुद के लिए पाता है उसे उतना ही मिलता है जितना उसकी सोच होती है, लेकिन जब दूसरों के लिए करते हो तो आपको उतना मिलता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। जब तक मैं अपनी कार के लिए भाग रहा था, मुझे मेरी कार मिल गई, मुझे मर्सिडीज चाहिए थी, मुझे वो मिल गई। लेकिन जब मैंने हजारों लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए ठान लिया, तो मेरे पास अपने आप वो सारी चीजें आने लग गई जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कभी। मुझे यूनाइटेड नेशंस में जाने को मिल गया, मुझे बड़े बड़े सेमिनार्स करने को मिलता है, बड़े से बड़े 1000, 10,000, 5,000, 15,000 लोगों के प्लेटफॉर्म पे जाने को मिलता है। मेरे यूट्यूब वीडियोस या रील्स कई बार बहुत वायरल हो जाते हैं। तो ये बड़े पुण्य के काम है ना, मतलब जब हम
अपने लिए करने चले थे तो हमें जो हमने चाहा था उतना ही मिला, लेकिन जब हम दुनिया के लिए करने जा रहे हैं तो पूरी दुनिया हमें पता नहीं क्या-क्या दे रही है। सो सेल्फ से फोकस को दूसरों की तरफ डाल दो और फिर देखो आप बहुत आगे बढ़ोगे। ऐसा क्या चीज़ है? ऐसा क्या चीज़ है जो आपको नेपाल बार-बार ले आती है? नॉट एज़ अ स्पीकर बट एज़ अ ह्यूमन बीइंग। जी, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी फ़ील होती है। मुझे यहाँ पे जब मैं आज सुबह भी पशुपतिनाथ मंदिर में था और कीर्तन वहाँ चल रहा था। उधर जब हम बागमती रिवर के पास जाते हैं, उधर डेफ़िनेटली चिताएँ जल रही होती है तो थोड़ा कभी-कभी डर भी लगता है। लेकिन फिर भी वो जगह ऐसी है जो आपको बताती है कि यह अंतिम सत्य है। या यहाँ पे यहाँ पे पहुँचना ही है तो इससे डरना नहीं है। यहाँ पे मैं जितनी बार आता हूँ मुझे लगता है कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है। अंदर से कुछ टूट रहा है। अंदर से क्या टूट रहा है? कुछ जो भावना होती है कि नहीं मैं मेरा अहंकार टूट रहा होता है। यहाँ पे मेरी सेल्फिशनेस टूट रही होती है। अंदर से कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा होता है। कुछ छूट रहा होता है। क्या-क्या छूट रहा होता है? कुछ पुराने बुरे संस्कार छूट रहे होते हैं और कई सारी चीज़ें जुड़ने लगती है। जैसे कि परोपकार करने की भावना और आती है। ऐसे लगता है कि बहुत कुछ कर दूँ। मुझे दिल से ऐसा लगता है कि मैं नेपाल आके हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम करूँ। कैसे करूँ वो परमात्मा डिसाइड करेगा, पशुपतिनाथ डिसाइड करेंगे। मेरे हाथ में वो नहीं है, बट कभी जब चाहा तो ज़रूर होगा। डेफिनेटली हो गया। जी, तथास्तु। ठीक है सर, एक हमारा रैपिड फायर सेगमेंट है। जी, यहाँ पे क्विक आंसर देना है, जी। कम सोचना है हुँ, हुँ। और व्याख्या नहीं करना है। जी। आइए देखते हैं असली कोच पियासार। हुँ, हुँ। अनुशासन या स्वतंत्रता? स्वतंत्रता, एनएलपी और हीलिंग? एनएलपी। एनएलपी। 10 साल की निरंतरता या 1 साल की तीव्रता? 10 साल की निरंतरता। 10 साल का निरंतरता। एक सवाल का उत्तर ठीक कर दूँ? ठीक है। स्वतंत्रता जो डिसिप्लिन के साथ आए। पहले वाला जो आपने कहा डिसिप्लिन या स्वतंत्रता, एक्चुअली डिसिप्लिन ही सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता दिलाता है, इसीलिए स्वतंत्रता मैंने कहा, बट डिसिप्लिन के साथ आने वाली स्वतंत्रता। ओके। सम्मानित होना या पसंदीदा होना? सम्मानित होना। सम्मानित होना। विजन विदाउट मनी और मनी विदाउट विजन? विजन विद मनी, मनी विद विजन। ओके। सार्वजनिक रूप में असफल होना या साइलेंटली सफल होना? ऑब्वियसली साइलेंटली सफल होना। साइलेंटली सफल होने के साथ साथ मेरी सफलता का फायदा सार्वजनिक रूप से सभी को मिले। सिस्टम और सुपरस्टार? सिस्टम। सिस्टम। डिग्री और स्किल? स्किल। स्किल। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपको एक चूज करना था। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान या बांग्लादेश? इंडिया। एक चूज नेपाल। करना है आपको। देखिए पाकिस्तान को तो मैं नहीं चूज कर पाता हूँ और अब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही हो गए हैं तो दोनों को चूज करना हमारे लिए मुश्किल है। बट हाँ, अगर मैं अपना कनेक्शन की बात करूँ तो मेरा बांग्लादेश से काफ़ी कनेक्शन है क्योंकि मेरे काफ़ी पार्टिसिपेंट्स बांग्लादेश से जब हमारे इंडिया के और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे थे तो आते ओके। थे। नेपाल और भूटान? नेपाल, क्योंकि भूटान में अभी गया नहीं कभी। नेपाल। मोटिवेशन और सिस्टम? सिस्टम। सिस्टम। आपका अपने गुरु और हनुमान जी महाराज? हनुमान जी महाराज के साथ गुरु। एक चूज करो। एक चूज करना बड़ा मुश्किल है। देखिए हम सब एक ही हैं, वैसे मैं किसी को भी चूज करूं तो मैं दोनों को चूज करूंगा, है ना। गुरु को चूज करूं तो भी गुरु में हनुमान जी होंगे, गुरु हम्म, ने हनुमान जी से मिलाया। हम्म। आ, और हनुमान जी को चूज करूं तो गुरु हनुमान जी की कृपा से मिले। तो फंस गए। आप भी फंस जाओगे, मैं पूछूं आपसे। मम्मी या पापा, अरे किसको चूज करोगे? ओके। हनुमान जी के साथ गुरु। हाँ, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड? दोनों, दोनों इक्वल।
एक चूज करना पड़ेगा। दोनों इक्वल। दोनों इक्वल। कैसे चूज करोगे? देखो आप दाल खाओगे या सिर्फ चावल, बताओ। एक चूज करो, दाल ही खाओ दिन भर। कैसे खाओगे दाल? यू दोनों खाना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजों में दोनों। ओके। आपने रूल ब्रेक किया तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने सवाल गलत रामचरित्र पूछा। तो कोई बात रामचरित्र नहीं। रामचरित्र मानस या भगवत गीता? दोनों। ये क्या बात हुआ सर? आपको एक चूज करना। एक बात बताइए, कैसे चूज कर सकते हो आप एक? मैंने बोला ना, अगर आपके दो भाई हैं तो दोनों में से एक को कैसे चूज करोगे? आपको जिंदगी ऐसी ऐसा मोड़ देगी क्यों? हाँ, आप ओके। मुझसे पूछो राम या रावण, मैं कहूंगा रावण। आप मुझे पूछो राम या लक्ष्मण, तो मैं कहूंगा राम। ऑलराइट। ओके। आप मुझे पूछो। ओके सर, इसको निरंतर करें। हाँ। देन आप बात कर सकते हैं। एक शब्द में लीडरशिप, लीडरशिप इन वन वर्ड। अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस। ओके। एक आदत जो हर किसी को विकसित करना चाहिए। सीखने की आदत। सीखने की आदत। एक आदत जो एक लीडर को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। ईगो। ईगो। नेपाल के लिए वन वर्ड। प्यार। प्यार। प्रेम। प्रेम। वन वर्ड जो हर इंसान को रिमेम्बर करना चाहिए। भगवान का नाम। भगवान का नाम। सुमिरन। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर उतरे ही पारा। तो बार बार भगवान का नाम लेते रहो। मैं आपसे, आप हनुमान जी के भक्त थे तो हम्म। एक हनुमान चालीसा सुनना चाहता हूँ। हाँ, हाउ वंडरफुल। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। सभी लोग हनुमान जी महाराज की शक्तियों को याद करें, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें, भगवान श्री राम को याद करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन हम्म। मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। सभी लोग एक लंबी गहरी सांस लें। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरे लंक जरावा। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ऐसा सोचें, हनुमान जी महाराज आपके ब्लड में तैरने लगे हैं। आपके शरीर के सारे ब्लॉकेजेस को, मन के सारे ब्लॉकेजेस को हटा रहे हैं। धीरे धीरे आपके चारों तरफ शरीर के एक जबरदस्त ऊर्जा का ना एक वातावरण सा बन रहा है। और जहां जहां हनुमान जी महाराज आपकी ब्लड वेसल्स में जा रहे हैं, वह सारी नेगेटिविटी को शरीर से हटा रहे हैं। और प्रभु श्री राम का नाम तैर रहा है शरीर की हर एक धमनी में, देखते जाएं। अब जैसे जैसे मैं हनुमान चालीसा आगे पाठ करता जाऊंगा, वैसे वैसे देखते जाइएगा कि सर की चोटी से लेके पांव तक हजारों बार हनुमान जी महाराज हर एक ब्लड वेसल से चक्कर लगा रहे हैं। एंड राम 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 गूंज रहा है आपके शरीर के अंदर। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज समारे, लाए सजीवन लखन जी आए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोचस गावे, यश कई श्रीपति कंठे लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, राम 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 राम। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, राम नारद सारद सहित अहिसा। यम कुमेर दिखपाल जहां थे, कवि को बिद सके कहां थे। पूरे शरीर में देखते जाइए, राम नाम गूंज रहा है, राम नाम घूम रहा है। पूरे शरीर की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, पूरे मन की वाइब्रेशन चेंज हो रही है। हनुमान जी महाराज स्वयं आपके शरीर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिखपाल जहां थे, कभी को बिद कह सके कहां थे। तुम कुकार सका सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम रो मंत्र विभीषण माना।
लंकेश्वर वह सब जग जाना, युग युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम राम राम। शरीर के रोम रोम में, सर की चोटी से पांव के तलवे तक, राम राम। हनुमान हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए, होई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। राम राम घूम रहा है सर की चोटी से पांव के अंदर तक, हृदय के अंदर, पेट के अंदर, पीठ के अंदर, गले के अंदर, चेहरे के अंदर वाइब्रेशन को फील करें। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री जय राम, श्री जय राम। हनुमान। अब हम ये इस एपिसोड के उत्तरार्ध में है, तो कुछ सवाल अभी बाकी है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। कल आपसे वो मंच, आपका पहचान, आपका पैसे, सब कुछ गायब हो गया, तो आप जीवन को कैसे मेक सेंस फील करेंगे? मैं कल से एक थॉट नेपाल आने के बाद बार बार आ रहा है, मैं कि खुद का ही पिंडदान कर दूं, यानी मैं खुद ही सब छोड़ दूं, ताकि मैं कंप्लीटली फ्री हो जाऊं, ताकि मेरे ट्रू नेचर नेचर जैसा हो जाए। सी आई एम बॉर्न टू टेक संन्यास और त्याग, क्योंकि त्याग ही सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में। जब तक आप त्याग नहीं कर सकते, आप सेवा नहीं कर सकते। हम्म, हम्म, तो अगर सब कुछ चला गया तो मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा, हम्म, क्योंकि फिर मुझे पता है मेरे पास एक ही काम रहेगा, सेवा सेवा सेवा। दैट्स इट। सो आई वांट टू डू सेवा, आई वांट टू सर्व द वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल। अगर आप वापस जा सके और आप अपना 25 साल वाला जो वर्जन है उसको सुझाव दे सके, तो क्या सुझाव देंगे? 25 साल पहले अपना पिंडदान कर दिया होता, मतलब मतलब अभी भी नहीं किया है, अभी भी हिम्मत नहीं आई है। 25 साल पहले ये समझ आ चुकी होती, चलिए सेवा करने की, चलिए पिंडदान करना वगैरह तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, वो तो अभी एक्सट्रीम भी हो गया। हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। कभी अगर भगवान ने हिम्मत दी तो जरूर करेंगे, ताकि हम अपनी सारी आइडेंटिटीज को छोड़ के लोगों की सेवा कर सके। बट अगर 25 साल पहले मुझे वापस से करना होता, तो मैंने जो पिछले 17 साल में गलतियां की है, कि सिंगल माइंडेड सोचा कि अपने आप को बहुत बड़ा बनाऊं, बड़ा बनाऊं, उसकी जगह अगर मैं ये सोचता कि मैं और ज्यादा प्रभु के करीब जाऊं, और ज्यादा भगवान के भजन करूं, और ज्यादा पावरफुल बनूं, और ज्यादा मेडिटेशन करूं, तो मैं शायद आज और कुछ होता। जो लोग आपके जीवन में वापस मुड़ के देखे, आपको कार्य के लेके देख के, आप
कैसे विरासत अ, के लिए याद होने चाहेंगे? मैं एक ऐसा जीवन जीने के लिए याद किया जाना चाहिए जो जीवन सिर्फ रियल में लोगों के लिए ही बना हो, जहाँ पे स्वार्थ नाम की चीज लोगों को बिल्कुल ना दिखे। ऐसा जीवन मैं जीना चाहता हूँ और वो ही लेगेसी आगे चलती रहे। कब कोई तक चलती धरोहर रहेगी? अनंत काल तक चलती अनंत रहेगी। काल याद तक। जब तक सूरज चांद रहेगी तब तक वो विरासत का सारा काल रहेगा। देखिए, अच्छी चीजें ना कभी मरती नहीं है, वो किसी न किसी रूप में जिंदा रहती है। जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वो हो सकता है सिखाने वाले चले गए हों इस दुनिया से, लेकिन आज तक फ्लोट कर रही है, वैसे ही एक विरासत बनी रहे। अब हम ये पॉडकास्ट के बहुत अंत में हैं। हम इसको रैप अप करेंगे। हम्म। ये पॉडकास्ट स्पेशली जेन जी लोग के लिए हमने डिजाइन किया है। इम्पावर पॉडकास्ट इसका नाम है। हम्म। हमारा देश के नवयुवा हम्म। जेन जी के लिए आपका क्या मैसेज है? जोश में है ना, बड़े डिसीजन मत ले लो और अपनी ही कंट्री को मत जलाओ। अभी आप में अनुभव की बहुत कमी है। बिना अनुभव के अपने आप को शेर मत समझो, क्योंकि अगर असली अनुभवी शेर से कभी पाला पड़े तो बहुत नुकसान हो सकता है। कई बार जेनजी भावनाओं में बहके या उनको कोई भावनाओं में बहका के कुछ अलग गलत काम करवा सकते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले जब मैंने नेपाल की न्यूज़ देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यहाँ का पार्लियामेंट जला दिया, या यहाँ की बहुत सारी चीज़ें, बहुत नुकसान हुआ सरकारी संपत्ति को या देश की संपत्ति को। बनाने में लाखों साल लगते हैं, मिटाने में तो एक दिन का गुस्सा लगता है ना? हम्म। तो जेनजीज को थोड़ा संयम से काम लेना है, थोड़ा दूरदर्शिता अपने अंदर लानी है। डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है पुरानी गवर्नमेंट्स या बार बार गवर्नमेंट के चेंज होने से गुस्सा जायज़ है, लेकिन जोश में प्रोटेस्ट करने का एक अलग तरीका हो सकता है। रादर देन चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जेनजीज को इमोशंस के से ज़्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके दूरदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। जेनजीज की जो पावर एनर्जी है वो देश को हाईएस्ट लेवल पे ले जा सकती है। इसीलिए हाईएस्ट लेवल पे लाने के लिए काम करें और फिर आगे बढ़ें। हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। ये एक सामान्य बातचीत नहीं है मेरी नज़र में, ये खुद में एक ब्रेक थ्रू है। आई डीपली फील empowered. थैंक यू। Thank you for your wisdom. Thank you for your time. Thank you for your clarity and thank you for your inspiration. You're welcome. Thank you Really, so much, really sir. appreciate it. Thank you. Thank you, Anand.